हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। और आज से हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का सेकंड मेथड सीखेंगे जिसका नाम है वेटेज एवरेज मेथड। तो वेटेज एवरेज मेथड के हिसाब से सम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आज हम लोग सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पेज नंबर 59 पे क्वेश्चन नंबर 34 है। हर बुक में पेज नंबर अलग अलग वैरी कर सकता है। मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर कर लूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पेज नंबर इसका हो सकता है आपके बुक में। और मैं जो बुक फॉलो कर रहा हुआ है मनन प्रकाशन की आयनापुर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो लिखा द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014। तो मंथ ऑफ मार्च 2014 प्रोसेस ए का हमें डेटा लिख के दिया है। यूनिट इन प्रोसेस एज ऑन 31 मार्च 2014 4000 यूनिट। तो यूनिट इन प्रोसेस का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमें वर्क इन प्रोग्रेस 1 मार्च 2015। तो 1 मार्च का मतलब होता है पहली तारीख। तो पहली तारीख मतलब उस महीने का ओपनिंग हो रहा है, इसलिए ये वाला जो डेटा आपको लिख के दिया है ना, तो ये वाला डेटा आपका कौन सा डेटा होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP हो जाएगा। तो उसका कितना यूनिट हमें लिख के दिया है? 4000 यूनिट। तो 4000 समझ लेंगे। फिर आगे लिखा है ऑल मटेरियल यूज्ड। ऑल मटेरियल यूज का मतलब होता है कि पूरा का पूरा 100% आपका मटेरियल यूज हो चुका है। ठीक है, फिर आगे लिखा है 25% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड। ओके, तो लेबर और ओवरहेड का इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 25% यूज़ किया है और 75% यूज़ करना बाकी है। तो ये जो हमें डेटा लिख के दिए, कौन सा डेटा लिख के दिए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, आगे लिख के दिए यूनिट्स कंप्लीटेड। तो ड्यूरिंग देर जब वो लोग प्रोडक्शन कर रहे थे तो कितना यूनिट कंप्लीट हो गया? 16,000। ओके, फिर आगे लिखा है यूनिट इन प्रोसेस एज ऑन 31 मार्च 2014। तो यूनिट इन प्रोसेस का मतलब वापस वही हो गया, क्लोज वर्क इन प्रोग्रेस। बट ये वर्क इन प्रोग्रेस कौन सा? 31 मार्च है। तो अगर 31 मार्च अगर लिख के दिया रहेगा तो फिर ये कौन सा? तो ये वाला क्लोजिंग वाला डेट होता है, इसलिए फिर ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना लिख के दिया हमें? 6000, जिसमें लिख के दिया ऑल मटेरियल यूज्ड। ऑल मटेरियल यूज़ का मतलब होता है कि मटेरियल पूरा का पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है, यूज़ हो चुका है। एंड 33 and 1/3% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड। और लेबर और ओवरहेड का सिर्फ और सिर्फ 33 and 1/3% यूज़ हुआ है, बाकी यूज़ होना बाकी है। ठीक है, मैं बाद में बताऊँगा आपको कैसे क्या करना है। फिर आगे कॉस्ट इनकर्ड ऑन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमें ओपनिंग WIP का डेटा लिख के दिया है कि मटेरियल 6000 का लग गया, लेबर 1000, ओवरहेड 1000, टोटल मिला के 8000 का ओपनिंग स्टॉक लिख के दिया। ठीक है, फिर कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग दी मंथ। तो इस महीने में कौन कौन सा खर्चा लग गया? अभी हम लोग जो नया प्रोडक्शन करने के लिए बैठे थे उसमें कितना खर्चा लग गया उसके बारे में लिख के दिया है कि मटेरियल हमारा 25,600 यूज़ हो गया, लेबर 15,000 यूज़ हो गया और ओवरहेड 15,000 यूज़ हो गया। ओके, फिर आगे लिखा है प्रेज्यूमिंग दैट द एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री इज़ यूज्ड। तो हमें बोला कि एवरेज मेथड आपको यूज़ करना है इन्वेंट्री का। एवरेज मेथड का मतलब होता है वेटेज एवरेज मेथड यूज़ करने के लिए बोला है, और वो 4 घर बनाने बोला है। तो ए में बोला इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पता लगाओ, फिर कॉस्ट पर ईच एलिमेंट पता लगाओ, फिर अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट पता लगाने बोला है, और प्रोसेस अकाउंट बनाने बोला है ए का। तो ये 4 सवाल हमसे पूछा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग FIFO मेथड में करते थे सेम एज इट इज़ यहीं पे उसको फॉलो करना है, बस थोड़ा सा टेक्निक अलग है जो मैं आपको अभी बताते हुए चलूँगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने पहला तो यहाँ पे स्टेटमेंट बना दिया। तो पहला मैंने स्टेटमेंट बनाया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, जिसमें मेरा फॉर्मूले में क्या क्या आता है? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इनपुट, आउटपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उनके 2-2 बच्चे, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट। तो जब भी हम लोग FIFO मेथड हो या फिर WAR मेथड हो तो आप लोग को क्या करना है? ये 4 नाम आप लोग पहले लिख के ले लो, क्योंकि हर सब में ये 4 नाम तो होगा ही होगा। ये पहले लिख के ले लो, फिर उसके बाद अलग अलग सिनारियों में नाम अलग अलग हो सकते हैं। नाम अलग मतलब और 3 नाम होगा, या तो इसके अंदर नॉर्मल लॉस आएगा, या तो एबनॉर्मल लॉस आएगा, या तो एबनॉर्मल गेन आएगा। ये तीनों में से कोई एक आएगा, 2 आएगा, या तीनों नहीं, कोई 2 आएगा, या तो कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओके, और एक बात वापस एक बार बता देता हूँ, जैसे हर बार मैं बताता हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस्ड
वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। तो इनका जब भी पैसा आप लोग लिखें, इनका जब भी यूनिट लिखेंगे ना, तो हमेशा इनको इनपुट में लिखने का। बाकी उसके नीचे जितने भी नाम होंगे ना, उनका नाम आपको हमेशा आउटपुट में लिखने का। ये बात की बात है, ये बाद में बताता हूँ। पहले हम लोग को ये दोनों डेटा फीड करना है, इनपुट और आउटपुट। तो फर्स्ट 2 जो रहेगा वो इनपुट में आएगा, उसके बाद जितने भी नाम होंगे ना, सबको आपको आउटपुट में लिखने का। ठीक है, ओके। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP देखो आपको कितना लिख के दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 1 मार्च 2014 का 4000 यूनिट लिख के दिया है। तो इसलिए मैं सीधा सीधा इनपुट में जाके क्या लिख दूंगा, 4000 लिख दूंगा। लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने नाम क्या लिखा यहाँ पे देखो बोर्ड पे। फिर उसके बाद मैंने लिखा न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। तो ज़रा चेक करो न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस कहाँ पे लिख के दिया है। तो देखो उसी के नीचे लिख के दिया है कि न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस 16,000, और यूनिट कंप्लीटेड के ऊपर देखो लिख के दिया है 16,000। न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 16,000। बस अब मैं इसको भी यहाँ पे इनपुट के कॉलम में लिख दूंगा 16,000। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या लिखा है, यूनिट कंप्लीटेड। अब ज़रा चेक करो यूनिट कंप्लीटेड वाला डेटा कहाँ पे लिख के दिया है। तो उसी के नीचे आपको देखो लिख के दिया यूनिट कंप्लीटेड 14,000। तो यूनिट कंप्लीटेड यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या कर देना मालूम है, 14,000 लिख देना। तो यहाँ पे आपको कुछ माइनस प्लस डिवाइड पीआइड कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फीफो मेथड में कैसा होता था कि फीफो मेथड में जो हमने यहाँ पे इनपुट लिखा है ना, वही इनपुट अपन को सेम आउटपुट में कॉपी करना पड़ता था। ठीक है, वो यहाँ पे कॉपी करते थे। फिर यहाँ पे कॉपी होने के बाद जो हमें क्वेश्चन में यूनिट कंप्लीटेड लिख के दिया रहता था, उस यूनिट कंप्लीटेड में से ये जो ओपनिंग वाला जो आउटपुट है ना, उसमें से माइनस करते थे। मतलब कैसे, ये 14,000 लिख के दिया है, तो 14,000 में से पहले हम लोग 4,000 बनाएंगे। तो ये प्रोसेस का एक्चुअल फिर हमने कितना बनाया, 10,000 यूनिट। तो यहाँ पे मैं फिर 10,000 लिखता था। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा हाईलाइट करना पड़ता था कि 14,000 तो ओवरऑल हमने बनाया, तो इस ओवरऑल में से ऑलरेडी इसका हिसाब किताब अलग हो चुका है, तो इसलिए इसमें से अलग करना पड़ेगा। तो 4,000 हमने पहला आउटपुट बना लिया, तो ये प्रोसेस का कितना हो गया, 10,000। तो फिर मैंने को यहाँ पे 10,000 लिखना पड़ता था। ये ऐसा काम आपको किस में करना है, फीफो मेथड में करना है। ये तो फीफो मेथड नहीं है, तो आपको ओवरऑल सब कुछ कैलकुलेशन एक साथ लेके चलना है। इसलिए आपको यहाँ पे कुछ किसी चीज़ को अलग कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, सबको साथ में लेके चलो। इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन में यूनिट कंप्लीटेड लिख के दिया रहेगा, उसको सीधा 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 आउटपुट में जाके लिख देना। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आएगा कितना, 14,000 आएगा। तो ये भी मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा आउटपुट में जाके लिख दूंगा 14,000। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मैंने नाम क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ज़रा चेक करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आपको कहाँ पे लिख के दिया है। तो देखो लिखा ना, यूनिट कंप्लीटेड के नीचे लिखा है यूनिट्स इन प्रोसेस। तो यूनिट इन प्रोसेस का मतलब होता है WIP। कौन सी तारीख का, 31 मार्च। तो 31 मार्च हमारा उस महीने का आखिरी डेट होता है। आखिरी डेट मतलब उस महीने का क्लोजिंग डेट हो गया। तो इसलिए क्लोजिंग डेट का हमें WIP कितना लिख के दिया, 6,000। तो उसको भी आपको आउटपुट में लिखने का 6,000। ये 4 नाम आपको पहले इस डेटा को फीड कर लेना है। अब उसके बाद पाँचवा छठा क्या होगा, मैं वापस एक बार बता देता हूँ। तो उसके बाद आता है नॉर्मल लॉस। तो ज़रा चेक करो कि क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको नॉर्मल लॉस के बारे में लिख के दिया है क्या। पूरा क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो, देख लो। तो अगर आप लोग देखेंगे ना तो भी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं। अगर समझो होता तो फिर आपको उसको कहाँ पे लिखते, आउटपुट में लिखते। तो यहाँ पे आपको मेंशन होता है कि नॉर्मल लॉस जो है हमारा 10% है। तो वो 10% आपको किसके ऊपर निकालना है, न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस के ऊपर निकालना है या टोटल इनपुट के ऊपर निकालना है। तो उसका आपको कुछ तो कुछ क्वेश्चन के अंदर हिंट लिख के दिया रहेगा, बस उसको फॉलो कर लेना, उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर देना, आपका ऑटोमेटिकली आउटपुट आ जाएगा। फिर उसके बाद समझो नॉर्मल लॉस अगर है तो फिर उसके अंदर फिर और एक आप लोग पता लगा सकते हो, एबनॉर्मल लॉस। फिर और एक आइटम आता है एबनॉर्मल गेन। बट ये दोनों कभी नहीं आएगा, ये दोनों में से कोई एक सिनारियो होगा।
तो इस वाले केस में मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपका आउटपुट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, समझो कि ये 16 और ये 4 है, तो ये कितना हो गया 20,000। तो कभी भी जब जब एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन निकालना रहेगा ना, तो एक जगह छोड़ के आपको नीचे टोटल करना है, ताकि वो जो गेन लॉस रहेगा तो उसको मैं ऊपर एडजस्ट कर सकूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो समझो ये इसको टोटल मारा तो ये आया 20,000। अब फिर 14 और 6 क्या हो गया तो कितना आता है, 14 और 6 20,000। तो ऐसा एज्यूम कर लेते, समझो फॉर एग्जांपल मैंने इसका टोटल किया और टोटल करने का तो आता है समझो 22,000। टोटल किया तो 22,000 आता है। तो आपको इस बात का याद रखना है कि मेरा इनपुट हमेशा इक्वल होना चाहिए आउटपुट के। आउटपुट इक्वल इनपुट के नहीं होना चाहिए। मेरा इनपुट जितना होगा उतना ही मेरा आउटपुट होना चाहिए। तो मेरा इनपुट कितना है यहाँ पे 20,000, तो यहाँ पे भी मेरा आंसर 20,000 आना चाहिए। तो इसमें से मेरे को फिर कितना इनपुट हटाना पड़ेगा, 2,000 इनपुट हटाना पड़ेगा। तो 2,000 एक्सेस आया ना, ज़्यादा आया। सोचा था 20,000 लेकिन हुआ कितना 22,000। तो अगर एक्सेस आ जाएगा, अगर आपका आउटपुट एक्सेस आएगा तो आप लोग उसको बोल सकते हैं एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे 2,000 का एबनॉर्मल गेन होएगा, तो इसको आपको ब्रैकेट में से लिख के इसके अंदर से माइनस करके 20,000 कर देना। एबनॉर्मल लॉस में क्या होगा कि इसका उल्टा, तो आपका आउटपुट कम होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे टोटल किया और समझो ये 18,000 है, 18,000 है, तो यहाँ पे 2,000 का शॉर्ट हो गया। तो जब 2,000 का शॉर्ट हो जाएगा तो फिर वो आपका एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। ऐसा आपको याद रखना है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिख के दिया, ना ही नॉर्मल लॉस के बारे में लिख के दिया है, ना ही एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। बस अब इसका टोटल करेंगे और कहानी में आगे बढ़ेंगे। हो गया, तो मैं यहाँ पे टोटल लिखता हूँ। तो टोटल आपको फ़िलहाल अभी इनपुट और आउटपुट का करने का है। तो 4 + 16 कितना होता है 20,000। तो मैं यहाँ पे 20,000 लिख दूँगा और 4 + 60 तो ये भी 20,000 हो जाएगा। अभी इसको इरेज किया ना, पानी लग गया, इसलिए वैसा आ रहा है। तो मैं इसको वापस लिख दूँगा। तो ये 20,000 सेम सेम आ जाएगा। नीचे लिखो क्या, हाँ 20,000 ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट का कॉलम को मैंने पूरा क्लोज कर दिया। अब हम लोग को यहाँ पे नंबर आता है कि मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1 बाय 1। तो पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो हम लोग को जो ये जो इक्विवेलेंट यूनिट निकालना होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का निकालना होता है। तो ज़रा चेक करो कि इनपुट के बाजू में आउटपुट है क्या, नहीं है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट नहीं, यूनिट नहीं आएगा। वैल्यूज़ के बारे में आपको क्वेश्चन में डेटा लिख के दिया है, तो वो डेटा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए लिख के दिया रहेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में जो आपने वैल्यू लिखा है उसी का आपको इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है। तो देखो यहाँ पे तो इसका है ही नहीं, इसलिए इसका इक्विवेलेंट यूनिट नहीं आएगा। अब 16,000 उसके सामने देखो आउटपुट आपने लिखा नहीं, इसलिए इसका भी नहीं आएगा। अब यूनिट कंप्लीटेड देखो यहाँ पे आउटपुट में आपने 14,000 लिखा, तो इसका आएगा। इसका आपको इक्विवेलेंट यूनिट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो यूनिट कंप्लीटेड, तो उसका परसेंटेज आपको लिख के नहीं दिया रहा है, तो आपको खुद से इसको एज्यूम करना है कि यूनिट कंप्लीट हो गया, मतलब पूरी चीज़ इसके अंदर यूटिलाइज हो चुकी है। इसलिए इस वाले केस में आपको 100% एज्यूम करना है। तो मटेरियल भी 100% होगा, लेबर भी 100% होगा और ओवरहेड भी 100% होगा। तो 14,000 का अगर मैं 100% निकालूंगा तो कितना आएगा 14,000, ये भी सेम आएगा 14,000 और ये भी सेम आएगा 14,000। ठीक है, चलो। अब उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP के सामने मैंने आउटपुट लिखा है 6,000 मैंने लिखा है। तो अभी देखो इसका अंदर आपको परसेंटेज लिख के दिया रहेगा, बराबर। तो उस परसेंटेज को आपको फॉलो करना है। तो इसमें जो परसेंटेज फॉलो किया था ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP में, आपको परसेंटेज फॉलो करना है कंप्लीशन वाला, मतलब कितना % कंप्लीट हुआ है। तो देखो वहाँ पे क्या लिख के दी कि ऑल मटेरियल यूज्ड, देखो ना वहाँ पे लिखे ना यूनिट इन प्रोसेस एज ऑन 31 मार्च 2014 जो लिखा है ना, उसके नीचे देखो लिखा है कि ऑल मटेरियल यूज्ड। तो ऑल मटेरियल यूज का मतलब होता है कि पूरा का पूरा 100% यूज़ हो चुका है, तो इसलिए 100% मटेरियल में आएगा। तो 6,000 का अगर मैं 100% निकालूंगा तो कितना आएगा 6,000 आएगा, तो ये लिख दिया। अब नेक्स्ट लेबर।
तो लेबर में लिखा है कि 33 1/3% कंप्लीट फॉर अ लेबर एंड ओवरहेड। तो लेबर एंड ओवरहेड का 33% यहाँ पे यूज़ हुआ है, 33 1/3%। तो यहाँ पे पहले उसका परसेंटेज लिख देता हूँ, 33 1/3%, 33 1/3%। अब ये क्या होता है मैंने आपको बताया था, वापस एक बार बता देता हूँ कि आपको 33 1/3% लिखा है, तो आपको इसको कैसे रिनोट करेंगे, 33 + 1/3 कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करना है, तो 33 का 33 लिखा, प्लस के पे प्लस लिखा। पहले आप इसको कैलसी पे डिवाइड करो तो आपका 0.3333 के समथिंग आएगा। तो फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका 33.33333 आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो अब आपको कैलसी पे क्या करना है, 6000 का 33.333% निकालो, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो 6000 × 33.3333% अगर मैं करता हूँ +1 तो 2000 आता है। मतलब आपको पूरा कैलसी पे जितना डिजिट रहेगा उतना फॉलो करना है। तो आंसर आएगा 199.9999। तो पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर रहेगा तो एक नंबर इंक्रीज़ कर देने का, इसलिए कैलसी पे 1 ऐड कर दो तो आपको फाइनल वैल्यू आ जाएगा 2000। मतलब 2000 पॉइंट समथिंग आएगा, बट आपको 2000 रिकॉर्ड करना है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2000 और यहाँ पे आ जाएगा 2000 बस। तो इसको मैंने इस तरह रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, चलो अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट का टोटल करेंगे, लेबर का इक्विवेलेंट यूनिट का करेंगे और ओवरहेड के इक्विवेलेंट का करेंगे। तो 14 + 6 ये हो जाता है 20,000, 14 + 2 ये हो जाएगा 16,000, 14 + 2 ये हो जाएगा 16,000। ठीक है, अब ये जो 20,000 मिसिंग है यहाँ पे लिख देता हूँ, वो पानी लगा था इसलिए लिख नहीं पाया। चलो हो गया। तो इस तरह हमने पहला स्टेटमेंट बना लिया जिसका नाम है इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा। तो ये लेकिन कौन सा मेथड है, वेटेज एवरेज मेथड है, वैम मेथड है। तो वैम मेथड में क्या आपने नया देखा, बस यहाँ पे जो इनपुट रहता है उसको आउटपुट में आपको नहीं लिखना रहता, मतलब सबको एक साथ कंसिडर करके आपको चलना है। और जहाँ पे यूनिट कंप्लीटेड में हम लोग क्या करते थे कि इसमें से इसको माइनस करते थे, यहाँ पे आपको माइनस करने की ज़रूरत, जो जैसा लिख के दिए वैसा लिखो, मतलब यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा वैसे आपको फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, चलो अब इसका दूसरा स्टेटमेंट बनाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर, मेरा पति कैसा है, कूलर है, उसके पास क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट है, और क्या है, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, और ये मेरा सीरियल नंबर। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वैल्यू ऑफ WIP। अब देखो, जब मैं FIFO मेथड फॉलो करता था ना, FIFO मेथड, तो FIFO मेथड में क्या होता था कि जो कॉस्ट जैसे आपको ओपनिंग वैल्यू ऑफ WIP का जो वैल्यू लिख के दिया रहता था उसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करता था, मैं सिर्फ और सिर्फ किसको रिकॉर्ड करता था, ये प्रोसेस में जो बनाने वाला खर्चा है ना, मैं उसी को रिकॉर्ड करता था। लेकिन आपको वेटेज एवरेज मेथड में क्या करना है, आपको सारा का सारा कंसिडर करके चलना कि कितना क्या खर्चा हुआ, ओपनिंग के टाइम पे कितना हुआ और ये प्रोसेस में कितना हुआ, तो दोनों खर्चे को आपको इसके अंदर कंसिडर करके चलने का, बस ये नई चीज़ है यहाँ पे।
वहाँ पे मैं सिर्फ एक ही कॉस्ट लिखता था, यहाँ पे आपको दोनों कॉस्ट लिखना है। ओपनिंग का भी कॉस्ट लिखना है ये वाले केस में, और आपको इस प्रोसेस का जो कॉस्ट लगा वो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो देखो आपको क्वेश्चन के अंदर लिख के दिया है कॉस्ट इनकर्ड ऑन दी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, नज़र आ रहा है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP दिखाई दिया। देखो मटेरियल 6000, लेबर 1000, ओवरहेड 1000, नज़र आ रहा है ना। बस तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इसको ऐसे मिटा देता हूँ, इतना ही लिखता हूँ ओपनिंग WIP। तो मटेरियल कितना लिख के दिया है मुझे यहाँ पे 6000, तो 6000 लिख दिया, लेबर 1000 तो 1000 लिख दिया, ओवरहेड 1000 है तो 1000 लिख दिया। अब उसी के बाद दूसरा कॉस्ट आएगा, कॉस्ट किसका है, ड्यूरिंग दी मंथ ना, कॉस्ट ड्यूरिंग दी पीरियड, ऐसा लिख सकते हैं। तो ड्यूरिंग दी पीरियड का कॉस्ट क्या लिख के दिया हम लोग को, कॉस्ट इनकर्ड। देखो 20 कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग दी मंथ 25,600 नज़र आ रहा है, वो लिख देंगे। तो 25,600 यहाँ पे लिख दिया। लेबर यहाँ पे नज़र आ रहा है 15,000 और ओवरहेड नज़र आ रहा है 15,000, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना होता है नॉर्मल लॉस या सेल ऑफ स्क्रैप भी बोल सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन में तो कहीं पे भी हमें नॉर्मल लॉस के बारे में लिख के नहीं दिया। अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कहीं पे भी नॉर्मल लॉस के बारे में लिख के नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए डैश 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 कर दे, सॉरी डैश सिर्फ इसमें आएगा मटेरियल, क्योंकि मटेरियल को ही बेचा जा सकता है, ना ही लेबर को ना ही ओवरहेड को। बस अब टोटल कर दो, तो इन दोनों को अगर टोटल करूँगा तो 31,600 आ जाएगा, इनको ऐड करूँगा तो 16,000 आ जाएगा, इनको ऐड करूँगा 16,000 आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो यहाँ पे लिखा है मटेरियल, तो मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट कितना है 20,000, तो यहाँ पे 20,000 लिख दूँगा। लेबर का कितना है 16,000, तो 16,000 लिख दूँगा। ओवरहेड का कितना है 16,000, तो 16,000 लिख दूँगा। बस अब इसके बेसिस पे मुझे कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, 3/4 करना है आपको, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ आपको डिवाइड कर देना है, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो 31,600 को अगर मैं 20,000 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 1.58 आता है, 1.58। ये तो 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब तीनों को अगर मैं ऐड करके टोटल लिख देता हूँ यहाँ पे 3.58, बस हो गया। तो इस तरह मैंने सेकेंड स्टेटमेंट बना लिया। तो सेकेंड स्टेटमेंट में हम लोग क्या पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक यूनिट को बनाने का आपको खर्चा कितना लगा, बस उसको रिकॉर्ड कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो नया आपने यहाँ पे क्या देखा कि समझो अगर वेटेज एवरेज फीफो मेथड होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉस्ट लिखता था, लेकिन हम लोग यहाँ पे वेटेज एवरेज मेथड इसे करते सबको साथ में लेके चलेंगे। तो जितने भी खर्चे पर्चे सर्चे रहेंगे वो सबको एक साथ आपको ऐड ऑन करके देवे चलते जाना। चलो थर्ड हमारा स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट एंड रुपीस। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो, अभी स्टार्टिंग यहाँ से कैसे करनी है आपको, तो सेम यहाँ पे वही आपको फॉलो करना है। ये वाला पहला जो टेबल आपको नज़र आ रहा है उसमें देखो आपने आउटपुट किसके सामने लिखा है, तो यूनिट कंप्लीटेड वाला आउटपुट के डेटा में लिखा है एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आउटपुट में लिखा। तो इसी का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करके दिखाने का, मतलब जिसका वैल्यू आपने आउटपुट में लिख के दिया रहेगा उसका कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा। तो बस, तो पहला है यूनिट्स कंप्लीटेड, तो यूनिट कंप्लीटेड का इक्विवेलेंट यूनिट, तो ज़रा चेक करो कि यूनिट कंप्लीटेड का इक्विवेलेंट यूनिट आपको कितना लिख के दिया है
14,000, तो सब में 14,000 है, तो आपको बार बार 14,000 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही बार में हम लोग क्या कर देंगे 14,000 लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा इक्विवेलेंट यूनिट में 14,000 लिख दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट कंप्लीटेड है, तो यूनिट कंप्लीटेड का मतलब होता है कि इसमें मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड तीनों कॉस्ट इसके अंदर ऐड है, मर्ज है। तो देखो, तो मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट 1.58 है, ये 1 है, ये 1 है, तो तीनों को एक साथ प्लस कर दो, तो प्लस करके क्या आंसर है 3.58, तो इसको 3.58 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा सवाल का जवाब क्या मुझे मिलेगा, 50,120 मिलता है। मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आपको आएगा 50,125। तो इस तरह हमारा यूनिट कंप्लीटेड आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा मैंने नीचे देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो अब इसी के नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो यहाँ पे देखो सब में नहीं अलग अलग है, तो सब में अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, अगर एक होता तो मैं एक ही लिखता, लेकिन सब में अलग है। देखो मटेरियल 6,000 है, लेबर 2,000 है, 2,000 है, तो ये 6,000 2,000 2,000। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इक्विवेलेंट यूनिट। अब मटेरियल का CPU चाहिए, तो मटेरियल का CPU क्या है 1.58, तो यहाँ पे 1.58 लिखा। फिर लेबर देखो, लेबर कितना लिख के दिया 1, तो 1 लिख दिया, इसका भी 1 है, 1 लिख दिया। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो पहला 2,000 आ जाएगा, ये भी 2,000 आ जाएगा। तो अब 6,000 को 1.58 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 9480 आता है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया बस। तो इस तरह आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का वैल्यू मिल गया, बस इसके अंदर और कुछ आएगा ही नहीं, हो गया। तो इस तरह हमारा तीसरा स्टेटमेंट बन गया। मतलब आपको क्या याद रखना है कि जिसको जिसको आपने आउटपुट में लिखा है उसी का वैल्यूएशन आपको यहाँ पे करने का है, कर दिया। चलो अब फोर्थ एंड लास्ट प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस, तो प्रोसेस का नाम का बाटेगा, प्रोसेस का नाम है A, तो A अकाउंट वही सेम, तो इसमें ज़्यादा खिचकिच नहीं है। तो वही पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज़, पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज़, तो पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज़, पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज़, ये आपका क्रेडिट और ये आपका डेबिट। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो सेम वही है, जितने भी खर्चे रहेंगे उन सबको डेबिट में लिखना है। और हमने बचपन से सीखा है कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है। तो पहले ओपनिंग स्टॉक को पहले लिख लेते, क्योंकि कुछ में ओपनिंग स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का देखो क्वेश्चन के अंदर यूनिट कितना लिख के दिया है, तो आपको 4,000 यूनिट नज़र आता रहेगा पहली लाइन में, देखो बस। तो यूनिट में मैं इसका 4,000 लिख दूंगा। अब इसका रुपीज़ चाहिए, तो रुपीज़ वाला जो डेटा है ना वो नीचे लिख के दे, देखो। तो कॉस्ट इनकर्ड ऑन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नज़र आ रहा है, देखो मटेरियल 6,000 लिख के दिया है, लेबर 1,000 लिख के दिया है, ओवरहेड 1,000 लिख के दिया। तो तीनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना वैल्यू आता है 8,000, तो ये 8,000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। फिर इसके बाद जितने भी हमारे एक्सपेंसेस रहेंगे वो सारे के सारे एक्सपेंस को आपको डेबिट में लिखने का। तो 3 एक्सपेंस यहाँ पे हैं जो पीछे आपको लिख के दिए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, देखा लिखा ना, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ 25,600। तो ये जितने भी कॉस्ट है मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आएगा टू मटेरियल, टू लेबर एंड टू ओवरहेड्स। तो मटेरियल इसका वैल्यू सीधा, क्योंकि उनका यूनिट नहीं लिखना, तो सीधा इनका वैल्यू लिख देंगे 25,600, यह आएगा 15,000 और ओवरहेड लिख के दिए 15,000, तो 15,000 लिख दिया मैंने। ठीक है, जितने भी खर्चे थे वो डेबिट में लिख दिया। अब इसके अंदर और एक नाम ऐड ऑन होता है, वो होता है एबनॉर्मल गेन। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें एबनॉर्मल गेन के बारे में लिख के दिया है क्या, नहीं लिख के दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। अब क्रेडिट में आ जाता है।
तो क्रेडिट में सबसे पहला टॉप पे आइटम आता है नॉर्मल लॉस। तो ज़रा चेक करो क्वेश्चन में कहीं पे भी नॉर्मल लॉस के बारे में लिख के दिया है क्या? नहीं, तो फिर वो नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर यूनिट कंप्लीटेड आता है, फिर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। जैसे इसका ओपनिंग है तो इसका क्लोजिंग यहाँ पे, ये नाम आपको याद हो जाएगा। एक नाम याद रखना यूनिट कंप्लीटेड वाला। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ बाय यूनिट्स कंप्लीटेड। तो कितना यूनिट हमने कंप्लीट किया? तो देखो यहाँ पे 14,000, तो वही 14,000 यूनिट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसका रुपीज़ चाहिए, तो यूनिट कंप्लीटेड देखो यहाँ पे ये जो स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो कॉस्ट करते हैं ना, यहाँ से इसका वैल्यू लेनी है। तो ये यूनिट तो 14,000 हो गया, इसका ओवरऑल कॉस्ट कितना देखो 50,120। तो वो 50,120 मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगा। हो गया। मतलब जब भी आप लोगों को यूनिट कंप्लीटेड चाहिए रहेगा तो यूनिट कंप्लीटेड का आपको तो क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, लेकिन जब भी आपको उसका कॉस्ट निकालना रहेगा तो कॉस्ट हमेशा यहाँ से लेके इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, जिस आइटम का जैसा कॉस्ट रहेगा उसके हिसाब से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद नीचे क्या आएगा? फिर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यूनिट कितना है 6,000, तो वो 6,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसका मेरे को वैल्यू चाहिए, रेट चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे वैल्यूशन किया ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो ये तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे। तो 9 2 11, 11 2 13, तो 13,480 आ जाएगा। 13,480 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसके अंदर और एक नाम आता है, जैसे ऊपर आता, अगर होता तो मैं नॉर्मल लॉस लिखता, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है इसलिए नहीं लिखा। फिर और एक लॉस आता है, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, अगर वो होगा तो लिखेंगे, तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। हो गया, ज़ाला। अब क्या करेंगे? अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पहले यूनिट को क्लोज करते हैं। तो यूनिट को क्लोज करेंगे तो दोनों टोटल सेम आएगा। सॉरी, ये मटेरियल का मैंने लिखा नहीं, न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस लिखा नहीं, सॉरी। तो न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस कितना 16,000, तो मटेरियल में आपको लिखना है। ये डेटा कहाँ से मिला? देखो क्वेश्चन में न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस 16,000 आपको नज़र आता रहेगा, और उसका मटेरियल का कॉस्ट 25,600 लिख के दिया। तो आपको ये लिंक करना, मतलब जो यूनिट इंट्रोड्यूस लिख के दिया रहेगा उसको हमेशा मटेरियल के कॉलम में लिखने का। हो गया, अब क्लोज करते हैं। तो इसको क्लोज करूँगा तो ये 20,000 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 20,000, दोनों सेम आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। तो इसका टोटल अगर मैं करूँ तो कितना आता है, जस्ट अ मिनट, यह तो है, तो 63,600 आता है। इसको ऐड करूँगा तो डेबिट साइड है, तो ये भी सेम आएगा और ये भी सेम ही आएगा। लेकिन जब मैं फीफो का सम सॉल्व करता था तो मैं क्या करता था, यूनिट कंप्लीटेड का यूनिट तो लिखता था, बट मैं ये वैल्यू नहीं लिखता था, उसका रुपीज़ नहीं लिखता था। तो उसका रुपीज़ मैं कैसे लेता था? बैलेंसिंग फिगर करता था। तो पहले क्या करने का, इसका टोटल किया 63,600 है, इसको यहाँ पे लिखा, फिर इसमें इसको माइनस किया तो हमारा यूनिट कंप्लीट है। तो ये आपको सिर्फ फीफो में करना है, वेटेज एवरेज मेथड में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सीधा कैलकुलेशन ही करो, एंड में अकाउंट आपका टैली हो जाएगा, यूनिट भी सेम आएगा और आपका रुपीज़ भी सेम आ जाएगा। अगर आपने डेटा प्रॉपरली फिट किया है तो, मतलब कुछ भी अंडू करेंगे और आप लोग सोचेंगे कि मेरा टैली हो जाएगा, तो वैसा नहीं। ठीक है, देख लो एक बार। ओके, तो आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू सो मच।